ये सोचा है कि बर्थडे पे गिफ्ट लेना नहीं पर गिफ्ट देना है? ऐसा कौन करता है भाई? टेक्स्ट बुक इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स और इन सब के सुपर कोचिंग पे अप टू 90% ऑफ। पास सिर्फ 349 और पास प्रो 399। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हैं? जल्दी से अपना गिफ्ट क्लेम करते हैं। आप भी अपना गिफ्ट क्लेम कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं मैं, जो सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को अभी तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा सा ऑफर है। फिलहाल के लिए सेल ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक ने अभी हाल ही में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं तो 10 साल बेमिसाल सेल है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसके अंदर आप लोग जो है ना सीबीआई सब स्टाफ का पूरा बैच जो है ना कंप्लीट बैच ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ओनली 322 रुपीज़ में। और ये आप लोग इतना ह्यूज डिस्काउंट कब ले पाएंगे? जब आप मेरा कूपन कोड SUNIL सुनील B ये कूपन कोड लगाते हैं। तो किसी बच्चे को अगर आपका कोर्स रिन्यू करना है तो भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं SUNIL सुनील B, ठीक है। सो आइए सेशन की करें शुरुआत। हम लोग सेशन की शुरुआत करें तो इसके अंदर हम बहुत बढ़िया सा डेटा आपको देंगे। बहुत अच्छा सा कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें से कुछ खूब अच्छी अच्छी आपके पास में डिटेल भी हैं जो आपको ज़रूर काम भी आएगी। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वो कौन सा है? सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। सुनील सर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहली बात और सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये और इसका क्या मतलब निकलता है, देखते हैं हम लोग कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का पहला संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच राजस्थान में अभी रिसेंट आयोजित किया गया है? यानी कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हैज बीन हेल्ड इन राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अच्छा देखो, ये जब भी आपके डेजर्ट वाले अभियान आते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले सवाल होते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे सवालों पे आपको मैं पहले कहता हूँ कभी तुक्का तो गलती से भी मत मारना। तुक्का मारोगे तो तुक्का आपका यकीनन फेल हो जाने वाला है। ये तुक्का यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आएगा। कहीं सोचो तुक्का काम आ जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और रशिया, ये 4 आपके पास में ऑप्शन है। गैस करिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे सवालों को तो याद ही करना पड़ेगा, या याद करने के अलावा जो ना आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस सवाल का पर्टिकुलर का ये वाला आंसर सही रहेगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये पहली बार ये अभ्यास हुआ है भारत के बीच में, और के साथ साथ जो है ना हुआ है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो आप लोग इसको कहा करते हैं UAE के नाम से जानते हो। मोटे तौर पे UAE को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो दुबई की वजह से, या इसकी राजधानी अबू धाबी है वो भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बखूबी पहचानते हो। ये पहली बार आपका डेजर्ट वाला या ये अभियान आपका जो अभ्यास है ना ये हुआ है। अच्छा, कुछ रिलेटेड कह सकते हो आप लोग डेजर्ट वाले जो हैं वो किस किस के बीच में या कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहली तो बात ये है कि डेजर्ट साइक्लोन जो ना ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भी कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ है, ये थार मरुस्थल के अंदर हुआ है ये, ठीक है ना। थार मरुस्थल जो है ना इसके अंदर हुआ है ये आपका। एक तो छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है। सेकंड बात ये याद रखनी है आपको कि इंडिया और UAE के बीच में जो है ना वो कौन कौन सा अभ्यास और होता है, ठीक है ना। इंडिया के साथ में और इंडिया प्लस में UAE, इंडिया और UAE के साथ साथ जो है ना आपके अभ्यास होने में है। सबसे पहला जो आपका होता है वो आपको याद रखना है जायद, ठीक है ना। जायद तलवार नाम का एक अभ्यास जो है ना ये भारत और UAE के बीच में होता है। अच्छा, ये कहाँ पे ये आपका कहाँ पे हुआ? अभी थोड़े समय पहले ही हुआ था ये, और ये हुआ था कहाँ पे सर? ये हुआ था फारस की खाड़ी में हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था फारस की खाड़ी के अंदर हुआ था आपका ये, ठीक है ना। और भारत की तरफ से जो ना इसमें 2 जहाज भी गए थे। एक तो गया था INS, ये नौसैनिक अभ्यास है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये किसका? ये नेवी का है, ठीक है। तो इसमें भारत की तरफ से 2 जहाज गए थे। एक तो इसमें गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, IS विशाखापट्टनम, ठीक है ना। IS विशाखापट्टनम जो है ना इसके अंदर गया था आपका।
आईएनएस विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आप लोगों ने वैसे भी नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और एक दूसरा गया था इसके अंदर, कौन सा एक गया था, आईएनएस त्रिकंद, ठीक है ना, आईएनएस त्रिकंद, ये 2 गए थे इसके अंदर, ये याद रखने आपको। तो आपको ये छोटे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, कभी बड़े लेवल के सवाल में आता है, ये सवाल ऐसा आ ही जाता है जो रिसेंट इन न्यूज़ का होता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो आपको याद रखना है कि अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, हम आज के इस सेशन के अंदर कुछ जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, साथ के साथ अगला जो सेशन हमारा होगा उसके अंदर कुछ फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे, जो बैंक या आरबीआई के सर्कुलर होंगे उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करते हैं, फिर अगले एक सेशन के अंदर हम लोग फाइनेंस या आरबीआई के सर्कुलर और रिलेटेड टू आपके बैंक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे उनको कवर करेंगे। तो इन सब पार्ट को आप देखिएगा, कोई एक ऐसी चीज़ भी नहीं होगी जो आपके लिए मतलब आउट ऑफ सिलेबस में मिले, आपको यकीनन ऐसा ही कंटेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये याद हो गया होगा आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट के अंदर हुआ था, बहुत बड़ा डेजर्ट है वैसे तो, आप लोगों को सिंपल ही याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, तो ये तो आपके लिए हो गया आपका। अच्छा, एक बात और है कि एक डेजर्ट वॉरियर नाम का अभ्यास है, ठीक है ना, वो कहाँ पे होता है आपका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि डेजर्ट वॉरियर नाम का अभ्यास है ना, वो किसके साथ में होता है आपका, डेजर्ट वॉरियर ये भारत और इजिप्ट के बीच में होता है, ये भारत और इजिप्ट या इसको कह सकते हो मिस्र कह सकते हो, डेजर्ट वॉरियर। अब ये कंफ्यूजन बहुत है ना, इसीलिए कह रहा हूं मैं, जैसे डेजर्ट साइक्लोन तो हो गया भारत और यूएई के बीच में हो गया, ऐसे डेजर्ट वॉरियर पूछ लेना तो वो किसके बीच में होगा, भारत और मिस्र या भारत और इजिप्ट के बीच में होता है आपका डेजर्ट वॉरियर नाम का एक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हो इसे आप लोग। क्यों करते हैं सर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, भाई देखो सीधी सी बात है, ये आप लोग देख पा रहे हो, मिलिट्री जो होती है एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो एक दूसरे के साथ में शेयर की जाती है, इसके लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आमतौर पे किए जाते हैं आपके। सो सिंपली आप लोगों को याद करना है कि अभी रिसेंटली संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में, यूएई, जिसका कैपिटल क्या है, जिसका कैपिटल अबू धाबी है, आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल अबू धाबी है। अच्छा सर, अबू धाबी कैपिटल तो है इसका, इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी दिहरम है, दिहरम इसकी करेंसी है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए सर, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो अगला सवाल हमें क्या कहता है, अभी रिसेंट एक न्यूज में रहा था आपका क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर चौक का दौरा किया। अब ये शहर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इस करके मैं इस सवाल को आपके आगे ले रहा हूँ और ये यकीनन बनेगा भी। और ये शहर अभी फिलहाल के लिए कह सकता हूँ पूरा जनवरी महीना जो है ना ये खूब न्यूज़ में रहेगा, क्योंकि आने वाले 22 तारीख को अयोध्या के अंदर ही राम लल्ला विराजमान होने वाले हैं, मतलब श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे रिसेंटली 6 वंदे भारत एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी, एक सुंदर सा एयरपोर्ट जो अपने आप में बहुत खास है। यकीनन हम लोग इस एयरपोर्ट की या इस अयोध्या शहर की बातें रेगुलरली कनेक्टिविटी रखेंगे और करते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कह रहा हूं कि अयोध्या जो शहर है उसके अंदर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। ये एक सुंदर सी वीणा आपको दिख रही होगी, ये उस चौक के ऊपर लगी है। ये पूरा चौक आपको दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का ये चौक है। वहां पे ये ऐसा देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट चौक है वीणा। लता मंगेशकर को आप वैसे भी जानते ही हो। क्यों जानते हो सर? इसलिए जानते हो कि स्वर सम्राट कह सकते हो उन्हें आप लोग। उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो ना भारत के अंदर पद्म पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और इनका साल 2022 के अंदर जो है ना देहांत हो गया था। उसके बाद में ये चौक बनना स्टार्ट हुआ और अभी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए, अब भारत के प्रधानमंत्री जी आए, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा सर, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इससे रिलेट कर सकती है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली तो बात ये है कि ये अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये पड़ता है सरयू नदी के किनारे पड़ता है। भगवान राम जी का जन्म सरयू नदी के किनारे ही हुआ था आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक वीणा रखी गई है ना, जिस वीणा की मैं बात कर रहा हूँ, ये वीणा का जो डिजाइनर है ना वो कौन है? इस वीणा के डिजाइनर है रामवंजी सुतार, ठीक है ना। रामवंजी सुतार जो है ना इस वीणा के डिजाइनर है। एक्चुअली रामवंजी सुतार कोई खास पर्सन है क्या जो आपने नाम लिख दिया सर? ये इसलिए नाम रख दिया मैंने, बता दिया आपको, क्योंकि रामवंजी सुतार साहब जो है ना ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके भी डिजाइनर है, जो दुनिया में आज सबसे ऊंची मूर्ति है
कहाँ पे पड़ती है? वो पड़ती है सर गुजरात के अंदर है, ठीक है ना, गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ पे? गुजरात के अंदर केवड़िया है, गुजरात के अंदर केवड़िया नाम की जगह है। गुजरात केवड़िया के अंदर जो है ना, उसको अभी नाम रेलवे स्टेशन का बदल के एकता नगर कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब इतनी हाइट के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची फोटो है। और उस फोटो का डिजाइनर, उसके कंप्लीट डिजाइनर कौन है? रामवंजी सुतार जी है। इस वीणा के डिजाइनर भी रामवंजी सुतार है। हालांकि ये चौक तो सितंबर 2022 का ही आपका बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं तो करके न्यूज़ में हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और ये चौक अपने आप में इस वीणा की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है, कह सकते हो आप लोग। ये वीणा बड़ी बहुत दिख रही है सर हमें, हाँ ये वीणा बड़ी बहुत है। ये एक्चुअली जो वीणा है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये लंबाई के हिसाब से देखी जाए ना तो ये 40 मीटर लंबी है, 40 मीटर लंबी है ये, ठीक है। और जमीन से अगर ऊंचाई के हिसाब से देखी जाए ना तो ये लगभग 12 मीटर जमीन से ऊंची है ये। तो लंबाई के हिसाब से ये आपकी 40 मीटर लंबी है और ऊंचाई के हिसाब से जमीन से 12 मीटर ऊंची है। तो ये इस करके थोड़ी सी अपने आप में चर्चाएं बनाई बैठी है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा सवाल बन सकता है आपके लिए कि वीणा, रामवंजी सुतार, ये सारी चीजें आप लोगों को जो है ना रिलेट करनी हो सकती है, कभी कभी काम आएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आपको अगली बात ये समझनी है कि लता मंगेशकर जी जो है ना, उनका देहांत कब हुआ था? तो उनका देहांत हुआ था एक्चुअली फरवरी 2022 के अंदर, ठीक है ना, फरवरी 2022 में। इनको भारत रत्न कब मिला था सर लता मंगेशकर को? तो इनको भारत रत्न, जो भारत में सबसे बड़ा सम्मान है, वो साल 2001 के अंदर जो है इनको भारत रत्न मिला था। आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसका नाम क्या है? ठीक है, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि अब ये खूब चर्चा में है और खूब सवाल पेपरों में आएंगे भर भर के। तो याद रखना, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। तो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया आपका भारत रत्न, ठीक है ना। तो ये सारी बातें चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है डियर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये याद रख लेना है यहाँ पे कि जो हमारा ये अयोध्या है ना, अयोध्या, यहाँ से ही अभी आपके जो है ना कितनी ट्रेनें चलाई गई है हाल ही में। तो यहाँ से जो है ना आपकी टोटल 8 ट्रेन चलाई गई है, 6 तो वंदे भारत चलाई गई है, 2 आपकी अमृत भारत जो ट्रेन है ना वो चलाई गई है। तो टोटल मतलब 6 वंदे भारत तो याद कर ही लेना, और 2 अमृत जो ट्रेनें हैं ना वो उनको भी चलाया गया है। अयोध्या से क्यों चला रहे हैं सर? उसकी वजह है कि ताकि अयोध्या में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बढ़े, ज़्यादा लोग इसको देखने आए। इस करके जो है ना ये टूरिस्ट प्लेस को बढ़ाने के लिए या टूरिस्ट हब बनाने के लिए इसको बहुत लोग आएंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जो है ना वो आया करेंगे। ये तादाद लगभग 1 से 2 लाख पर डे करने की यहाँ पे उम्मीद है, तभी इतनी सारी ट्रेन और इतने सारे एयरपोर्ट और इन सब की कनेक्टिविटी जो है ना की जा रही है अभी। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने समरकंद उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान होना चाहिए, उज्बेकिस्तान में आयोजित 2023 विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप को जीता है? तो अभी ये जीता है किसने? उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान के अंदर जीता है। ये किसने? मार्कस कार्लसन ने। ये इनको आप अच्छे से जानते होंगे। क्यों जानते होंगे इनको? इसलिए जानते होंगे कि अभी थोड़े समय पहले जो है ना प्रज्ञानंद को भी हराया था इन्होंने, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड में जो है ना नंबर 1 चेस चैंपियनशिप बने थे। तो करके याद कर सकते हो आप लोग, समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर ये हुआ था आपका यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर जो है ना महिला विनर कौन थी? तो महिला जो है ना वो थी रशिया से थी और उनका नाम गुयाना थी, ठीक है ना। महिला के अंदर जो है ना महिला चैंपियनशिप थी और रशिया से थी। इनका वैसे पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम जो है ना वेंटिना, ठीक है ना, वेंटिना गुयाना, ठीक है ना। ये है रशिया से। अच्छा सर, ये कार्ल्स मार्क्सन है, ये खुद कहाँ से है? ये है भैया नॉर्वे से है, ठीक है ना। ये है नॉर्वे से। नॉर्वे वो देश, आपको पता होगा इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ओस्लो है, ठीक है ना, ओस्लो। और जानते हो ओस्लो को यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं, यानी कि नोबेल शांति का अवार्ड जो है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलते हैं? 6 फील्ड में मिलते हैं। 6 फील्ड में नोबेल पीस प्राइज कहाँ मिलता है? नोबेल पीस प्राइज मिलता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर। तो करके ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाली जगह भी है, ठीक है। चलिए, अच्छा पता है इसमें ना एक खिलाड़ी को सोचने का कितना समय मिलता है? इसमें टोटल 3 मिनट का समय होता है वैसे, ठीक है।
खैर चलो आगे जाते हैं। अगला सवाल, हाल ही में डी गुकेश और के साथ में कोनेरू हम्पी ने अपने संबंधित कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 के लिए क्वालिफाई किया है और यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? Recently, D. Gukesh and Koneru Humpy has qualified for their respective candidate tournament 2024. It will be held in which of the following countries? ये सवाल मैंने वही लिए हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं। देखो, हल्के सवाल भी लिए जा सकते थे, इजी वन लाइनर सवाल भी लिए जा सकते थे, लेकिन पेपरों में कुछ इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि मतलब बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, ऐसे थोड़े इंटरेस्टिंग से न्यूज़ इकट्ठी कर ली जाए, पर पेपर पर्सपेक्टिव वो सवाल वही लिए जो एग्जाम में आपके बनेंगे। अगर आप रेगुलर ऐसे सेशन देख लेते हो ना, यकीनन आप इन्हीं वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि हाँ सर पेपर में हमें मिले ऐसे सवाल। नहीं भरोसा तो किसी पेपर पुराने में देख लो आके, ऐसे तो सवाल आते हैं एक्चुअली एग्जाम के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? इसका ठीक आंसर रहेगा आपका कनाडा ठीक रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है कि डी गुकेश और कोनेरू हम्पी ने अपने संबंधित कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 के लिए जो है ना क्वालिफाई कर लिया है। तो बस इतना ही चीज़ें हैं आप लोगों को याद करने वाला। ठीक है, इसके अंदर और कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है ना वो इतना याद करना है। ठीक है ना, कोनेरू हम्पी जैसे भारत की है, और भारत में कहाँ की है सर, इतना भी याद होना चाहिए। भारत के अंदर जो है ना वो है इसकी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है ना, वैसे इसमें टाइम ज़्यादा मिलता है, सोचने का इसमें 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है ना, सोचने का इसमें केवल 15 मिनट का, वहाँ सब चेस में जो है ना वो आपको मिलता है टाइम 3 मिनट का, अभी पीछे में सवाल बताया था, और यहाँ पे आपको मिलता है 15 मिनट का समय मिलता है। तो ये याद रखना, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? कनाडा के अंदर हुई थी, और ये चेस चैंपियनशिप अभी रिसेंटली जो है ना याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, सेकंड रैंक है इनका, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से है ये वाली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है इसको भी आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल क्या है सर, निम्नलिखित में से किस देश ने X-37B स्पेस रोबोट स्पेस प्लेन जो है ना, प्लान नहीं है ये, प्लेन लॉन्च किया है? इस तरीके का जो है ना अभी बताऊंगा कहाँ किसने लॉन्च किया है। ये एक्चुअली लॉन्च तो किया है अमेरिका ने, यूएसए ने, और इस टाइप का ही होते हैं ये प्लेन होते हैं ये। अब इसकी कोई खास बात है सर, कोई विशेषता है? हाँ, एक्चुअली इसका नाम ही क्या है, स्पेस प्लेन है। स्पेस प्लेन मतलब ये जहाज है, पर इसमें आदमी नहीं बैठा होगा, बस इतनी बात याद रखिएगा। इसमें कोई आदमी नहीं होगा तो कौन होगा? इसमें रोबोट होगा बस। तो सर ये वहां जाएगा कैसे, अंतरिक्ष में कैसे जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा इस रॉकेट के थ्रू। इस रॉकेट के अंदर बिठाया है इसको, ठीक है ना, रॉकेट में बिठा के, और उसके बाद में जो ना ये स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर तैरता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा या घूमता रहेगा, कहिएगा आप लोग। अब आप ये कहेंगे सर ये घूमता तो रहेगा अंतरिक्ष में, चलो ये बात तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये बात आप ये बताइएगा कि अंतरिक्ष के अंदर घूमता रहेगा, चलो ठीक है समझ गए हम लोग, पर ये करेगा क्या वहां पे? किस लिए जा रहा है ये स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहा है। स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ना ये जा रहा है, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष का अवलोकन करेगा, वहां पे इंसान नहीं होगा इंसान नहीं होगा, इस तरीके से बस ये जो ना उड़ता रहेगा आपका। ये कौन लेके जा रहा है सर इसे लेके जा रहा है भैया ये कंपनी, जिस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और ये फाल्कन 9, आपको पता है ना, फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, जाएगा और वापस भी आ सकता है वो। ठीक है, तो इस करके जो है ना ये लेके जा रहे हैं इसे। ठीक है ना, स्पेस एक्स और नासा के साथ में करिए एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हो इसे। ठीक है, तो इसको लेके जाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से जो है ना इस चीज़ को आप लोगों को याद कर लेना है डियर। ठीक है, चलिए सर जी, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना याद रहनी चाहिए ये। और स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। और कंपनी कौन सी है पता है इसकी? यूएसए की बॉइंग कंपनी इसको लेके मतलब बनाया है इसको। ठीक है ना, यूएसए की जो कंपनी है जिसका नाम है बॉइंग। ठीक है ना, बॉइंग दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जहाज बनाने वाली, इस कंपनी के द्वारा ही। ठीक है, चलिए सर जी, तो इतनी चीज़ों को जो है ना आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना डियर। ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं ना पिछले सवाल में आपको बताता हूँ, कोनेरू हम्पी जो है ना इसके लिए एक बात याद रखना आप लोग। ठीक है ना, ये जो है ना बहुत फेमस तो है ही है ये, इनके साथ साथ एक और भी याद रख लेना, आर वैशाली भी। ठीक है ना, आर वैशाली। ठीक है ना, आर वैशाली कौन है पता तुम लोगों को? आर वैशाली अभी रिसेंटली 84th नंबर की चेस ग्रैंड मास्टर बनी है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ये प्रज्ञानंद की बहन है एक्चुअली, दोनों भाई बहन ही बेस्ट है समझिएगा चेस के अंदर। तो प्रज्ञानंदा की बहन है ये, तो करके मुझे याद आ गया यहाँ से एक सवाल। ठीक है, वो याद कर सकते हो आप लोग, रिलेट कर सकते हो इससे। तो चलिए सर जी, तो 37XB के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, कौन जाएगा कैसे जाएगा। एक ऐसा ही सवाल आपका और है यहाँ पे। ठीक है ना, डिवाइन ड्रैगन के नाम से जान रहे हैं इसको हम लोग। रिसेंटली किस देश ने
एक आपका शेनलॉन्ग डिवाइन ड्रैगन रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च किया है। ये भी स्पेस प्लेन ही है। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको भी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। यानी कि इस सवाल का ठीक जो आंसर हमारे पास में रहेगा वो डी रहेगा। नाम से थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर सकते थे, चाइना ने लॉन्च किया है। इसके रॉकेट का नाम पता क्या? लॉन्ग मार्च है, ठीक है ना। इसके रॉकेट का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या है? वो है लॉन्ग मार्च, ठीक है ना। लॉन्ग मार्च 2F इसके रॉकेट का नाम है, जिस रॉकेट से इसको लेके जाए। जैसे आप फाल्कन 9 पढ़ा ना मैंने आपको, इस तरीके से समझिएगा आपका ये। और इसको सर लॉन्च कहाँ से किया गया? इसको लॉन्च किया गया है एक आपका इनका सैटेलाइट सेंटर है गोबी मरुस्थल के अंदर। तो गोबी मरुस्थल जो है ना, गोबी डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल उसके अंदर इनका एक सैटेलाइट सेंटर है। सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया है जिसका नाम जो है ना इंक्वान है। INQYAN, ठीक है ना। इंक्वान स्पेस सेंटर है जो गोबी मरुस्थल में, वहां से इसको जो है ना लॉन्च किया इन्होंने। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी ऑफिशियल रिनमिनबे है, ध्यान रखना। ऑफिशियल करेंसी चाइना की रिनमिनबे है। और वैसे इसका पार्ट युआन भी है, युआन उसका पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल करेंसी रिनमिनबे है चाइना की। तो ये भी अगेन ही स्पेस ऑब्जर्वेशन के रूप में कह सकते हो आप लोग, ये काम करेगा आपका। और स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ना इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया है आपका। तो ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है सवाल वो क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीनन तुम्हें ये सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के पूरे सेशन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का, या यूँ कहिएगा आज के पूरे सेशन क्वेश्चनों का जो है ना ये कोर सवाल कह सकते हो आप लोग। इस सवाल का जो ठीक आंसर आपके पास में है वो क्या है? PSLV C58, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। पहले तो आप लोग इसको बहुत ढंग से समझिएगा, एक्चुअली है क्या। इसरो का एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका एक्सरे पोलैरीमीटर जो है ना इसको लॉन्च किया गया। ये पोलैरीमीटर ही क्या होता है इतना ध्यान रखो, जो एक्सरे की स्टडी करता है ना उसको पोलैरीमीटर कहा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि जो एक्सरे स्टडी करने वाला होता है, एक्सरे जो क्षय किरणें होती हैं उनको स्टडी कर। एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। इतनी फ्रिक्वेंसी होती है कि हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है। तभी तो हम लोग जैसे स्केलेटन सिस्टम की स्टडी करते होते हैं, तो जैसे कोई डॉक्टर हड्डी वगैरह टूट जाती है किसी की, तो या जॉइंट पेन होता है कहीं, तो डायरेक्ट कहते हैं ना कि एक्सरे करवाइएगा। एक्सरे का तो मतलब यही होता है कि बॉडी को पेनिट्रेट कर जाना पूरा। सो वही एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो एक्सरे को स्टडी करने के लिए इसको भेजा जा रहा है आपका। अब एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च कब किया गया है? तो इसको लॉन्च कर दिया गया है कब से? इसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी से, इसी नए साल से 1 जनवरी 2024 से इसे लॉन्च कर दिया गया, ठीक है ना। इसे धरती से कितना दूर भेजा गया है? तो इससे धरती से जो है ना अपनी अर्थ से 650 किलोमीटर की दूरी पे इसको भेजा गया, छोड़ दिया गया। वहाँ पे जो डिफरेंट एक्सरे है, जो बहुत सारी टाइप की एक्सरे है, उन सभी एक्सरे की स्टडी करेगा ये। इसलिए इसे धरती से 650 किलोमीटर है वो दूर भेज दिया गया। अच्छा, ब्रह्मांड में जितने भी एक्सरे है, एक्सरे को स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है ना। एक्सरे स्टडी करने के लिए, एक्सरे स्टडी करने के लिए, एक्सरे की स्टडी करने के लिए पूरे स्पेस या पूरे जो ब्रह्मांड है उसकी एक्सरे की स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। ये एक सैटेलाइट नहीं है, एक्सपोसैट के साथ में टोटल 10 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। हमारे लिए जरूरी यही है, बाकी और जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक्सपोसैट प्लस 10 सैटेलाइट, एक्सपोसैट प्लस 10 सैटेलाइट मतलब टोटल देखा जाए तो 11 सैटेलाइट जो है ना वो एक साथ छोड़े गए हैं। इसको भी ध्यान रखना आप लोग, टोटल 11 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, उनका इतना नीड नहीं है आपको डेप्थ में हमारे एग्जाम लेवल के जाने के लिए, पर आप एक्सपोसैट बहुत जरूरी याद रखना, एग्जाम में यहाँ से हो सकता है ये। अच्छा सर, ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है ये, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। भारत की थर्ड ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, या निगरानी रखने वाली कह सकते हो आप लोग, निगरानी रखने वाली, ठीक है ना। निगरानी रखने वाली सैटेलाइट है ये, भारत की तीसरी निगरानी रखने वाली सैटेलाइट है ये वाली। अच्छा सर, तीसरी है तो पहली दो भी कभी आई होगी? हाँ, इससे पहले कब आई थी सर, मतलब सबसे पहली कब आई थी? तो सबसे पहली जो है ना उसको लॉन्च किया गया था एस्ट्रोसैट के नाम से थी वो।
तो सबसे पहली हमारी जो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी ना, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी वो 2015 के अंदर आई थी आपकी, ठीक है। सेकंड कब आई थी सर? सेकंड ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हमारी जो आई थी ना वो आई थी 2023 में। पिछला ही साल जो था ना, पिछले साल के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च की गई और जिसका नाम आप लोगों को शायद सब बच्चों को याद होगा। इसका तो नाम था एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट इसका याद है आप लोगों को? सोचो जरा कौन सी थी, दिमाग लगाओ। आदित्य L1 भाई, भूल कैसे सकते हो? आदित्य L1, ठीक है ना। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और लॉन्च कहां से करते हैं आप? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये ऑब्जर्वर, हाँ तो ऑब्जर्व ही कर रही है ना सूरज को। एक आदित्य L1 के धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर बैठ के बस सूरज को देखना है कि क्या हो रहा है सूरज में सूरज के साथ में क्या हो रहा है उनको ऑब्जर्व करना है। उसके लिए तो बस आपकी ये सैटेलाइट, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, और क्या। तो ये पहली हमने लॉन्च की थी, एस्ट्रोसेट नाम की थी, ठीक है ना। और दूसरी हमने आदित्य L1 2023 के अंदर लॉन्च की थी। आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया था, ध्यान रखना। ये भी लेटेस्ट सवाल इसलिए बता रहा हूँ। PSLV ये क्या होता है सर? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ये, PSLV C57। अब लॉन्च किया किससे किया हमने? PSLV C58। ये याद करना, रिलेटेड है तो करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। अच्छा सर, ऐसा मिशन जो है ना हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है सर, पर इससे पहले कभी किसी और ने भी एक्सपोसेट लॉन्च कर रखा है क्या? भाई जैसे हम एक्सरे की स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं, तो एक्सरे की स्टडी करने के लिए हमारे अलावा भी किसी और ने भेज रखा है क्या? हाँ, नासा ने भेज रखा है हमसे पहले, ठीक है ना। हमसे पहले नासा जो है, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने ये मिशन भेजा था। इसका नाम क्या था सर? IXPE नाम था इसका, IXPE मिशन था। कब भेजा था सर? 2021 में भेजा था। मतलब एक्सरे की स्टडी करने के लिए हमसे पहले जो दुनिया में एक देश अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जो आपकी एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी इनकी है, इस स्पेस एजेंसी ने क्या भेजा था 2021 में? IXPA मिशन भेजा था। और दुनिया में हमारा दूसरा देश ऐसा बना है जो ब्रह्मांड की बहुत सारी कॉस्मिक रेज के बाद में हाई फ्रिक्वेंसी रेंज वाली ये मानी जाती है एक्सरे की, ब्रह्मांड की डिफरेंट एक्सरे को स्टडी करने के लिए हमने ये मिशन भेजा है। याद रखना, इसका नाम है एक्सपोसेट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च हम लोगों ने कर दिया है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसने पोलरीमीटर में ना 2 टाइप के मॉड्यूल है, ठीक है ना। इसमें टोटल जो है ना 2 मॉडल भेजे हैं हम लोगों ने, ठीक है ना। 2 मॉडल भेजे हैं। एक जो मॉडल है ना इसके अंदर आपका, ठीक है ना, एक मॉडल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पॉलीएक्स, ठीक है ना। पॉलीएक्स करके एक इसके अंदर मॉडल भेजा हमने। एक इसके अंदर जो है ना हमने भेजा है कौन सा? दूसरा मॉडल, इसको यहाँ पे पैरेलली लिख देते हैं। दूसरा मॉडल हमारे पास में जो है ना वो है एक्सपेक्ट है, ठीक है ना। SPCET, ठीक है ना। ये करके एक मिशन भेजा है, मतलब 2 इसके मॉड्यूल भेजे हैं, 2 साथ में भेज रहे हैं हम लोग। अब सर ये होता क्या है? पॉलीएक्स का मतलब होता है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे बोला करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। ये तो आपका हो जाएगा क्या? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्स-रे, इसका तो फुल फॉर्म हो गया ये, पॉलीएक्स का तो फुल फॉर्म हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एक्सरे, ठीक है ना। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, SPECTROSCOPY, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड टाइमिंग के नाम से जानते हैं इसको, एंड टाइमिंग। मतलब हम लोगों ने एक्सपोसेट एक्सरे जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके अंदर टोटल 2 मॉड्यूल भेजे हैं, 2 चीजें भेजी है हम लोगों ने। एक भेजा है पॉलीएक्स, जिसका नाम क्या है? पोलरीमीटर एक्सरे, आपका पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे इसको बोलते हैं। एक हमने भेजा है एक्सपेक्ट टी, ठीक है ना। एक्स का मतलब एक्सरे हो गया, इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, टी का मतलब हो गया टाइमिंग हो गया। 2 मॉड्यूल भेजे हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा सर, 2 मॉड्यूल भेजे तो है, इनको बनाया किसने है? जो आपका पॉलीएक्स है ना, इसको रमन इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो बेंगलुरु के अंदर पड़ता है आपका। इसको तो बनाया है किसने? इसको बनाया रमन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बेंगलुरु के अंदर पड़ता है आपका, बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु के अंदर पड़ता है रमन इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के द्वारा जो है ना पॉलीएक्स को बनाया गया है। अच्छा, ये किसने बनाया सर? इसको UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसको बनाया गया UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है ना। UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा इसको जो है ना बनाया गया है आपका। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है बेंगलुरु के अंदर जो है ना, ये पड़ता है आपका, ये भी बेंगलुरु के अंदर ही है। दोनों सेंटर बेंगलुरु के हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ना आपके मन में सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर सैटेलाइट आप भेज रहे हो
एक्सरे की स्टडी करना है हमें, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। पर ये दो क्यों भेजे हैं आपने? एक ही भेज देते ना, मॉड्यूल दो की क्या जरूरत है? एक ही मॉड्यूल काफी नहीं था? बात तो ठीक है आपकी, एक ही मॉड्यूल काफी था, पर इन दोनों में बहुत खास खास चीजें। जो पॉलीएक्स है ना, ये मीडियम रेंज की एक्सरे उसको स्टडी करेगा, और ये लो रेंज की एक्सरे है उसको स्टडी करेगा। ये इन दोनों की खास बात है। पहली तो बात ये याद रखनी है तुम लोगों को, ठीक है ना। ये क्या करेगा? ये मीडियम इंटेंसिटी की स्टडी करेगा। तो ये क्या करेगा आपका? ये करने वाला है एक्चुअली मीडियम इंटेंसिटी की एक्स रे है, मीडियम इंटेंसिटी की एक्स रे को स्टडी करेगा ये, ठीक है ना। मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरे को स्टडी करेगा। और ये क्या करेगा सर? ये लो इंटेंसिटी, ठीक है ना, लो इंटेंसिटी एक्सरे उसकी स्टडी करेगा ये। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आ गया कि सर जी ये मीडियम और एक्स जो आपकी हाई होती है इसका मतलब क्या होता है? लो जो है ना उसका मतलब है 0.8 से लेके 15 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है ना। 15 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट बोला करते हैं। 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट, ठीक है। 0.8 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट। और ये जो होती है ना हाई वाली, ये होती है 8 से लेके 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 से लेके 30 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट। याद रखना ये दो चीजें आपको मैंने बता दी। एक तो मैंने बता दी आप लोगों को क्या कि एक तो मीडियम है इसके अंदर और एक हाई है आपके यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक मैं अब आपको बहुत खास बात बताने वाला हूँ। इतनी बात मैंने क्यों बताई है? यहाँ पे जो है ना आप लोगों को दिखा नहीं होगा, एक सेकंड, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। ये है 8 से लेके 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और इसका रेंज जो है ना वो है 0.8 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट, ठीक है। ये अब आप कहोगे सर इतना क्यों बता रहे हो, इतना डिटेल से क्यों बता रहे हो? पेपर में आएगा तो बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे मोटा मोटा तो कोई भी पढ़ ले, फिर खुद ही पढ़ लेते तुम, मेरी क्या जरूरत थी? समझाने के लिए तो आया हूँ मैं तुम्हें भी, तो ध्यान से समझना अब क्या बात है। पॉलीएक्स और एक्सपेक्ट जो है ना, इन दोनों में क्या फर्क है, या हमारा जो ये भेजा गया इतना चर्चा में क्यों है? जो अभी नासा का मैंने अभी बताया था ना तुम लोगों को, पिछली स्लाइड पे बताया था, कहाँ बताया था मैंने, ये बताया, देखो नासा का IXPA बताया था ना 2021 में भेजा। ये कैसे वाला है पता है तुम्हें? ये है लो इंटेंसिटी वाला। ये कैसा है? ये है आपका लो इंटेंसिटी वाला है, ध्यान रखना आप लोग, ये लो इंटेंसिटी वाला है। दुनिया में अब तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने ये हाई इंटेंसिटी की स्टडी करने वाला पोलैरीमीटर भेजा हो। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। दुनिया का दूसरा देश ही तो हमारा हो गया वैसे तो भेजने वाला। पहले तो नासा ने भेजा, नासा ने तो लो वाला ही भेजा है, हाई वाला नहीं, सॉरी मीडियम वाला भेजा हो किसी ने। हाई वाला तो किसी के पास ही नहीं है अभी तक, मीडियम वाला भी हमने ही भेजा है। दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलीएक्स, इसलिए तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला देश है जिसने मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरे जो कि 8 से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की है उसको स्टडी करने के लिए जो एक्सपोसेट एक्सरे मीटर या पोलैरीमीटर भेजा है, C58 से भेजा है। ध्यान से कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे ना आपने एक UR राव सैटेलाइट सेंटर लिखा है। UR राव कौन थे? इनको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते हैं। 1975 में जो भारत का पहला सैटेलाइट था ना आर्यभट्ट, 1975 के अंदर जो सबसे पहला हमारा सैटेलाइट था ना जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, इन्होंने तो लॉन्च किया था। इस करके भारत में सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है तो आप आंसर लगा देना UR राव, जो ना सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते हैं उनको, ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप एक्सपोसेट वगैरह भेज रहे हो यहाँ पे, तो वो आप इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? ये कितने सालों तक वहां पे खड़ा होके ऑब्जर्व करेगा? ये एक्सपोसेट का जो मिशन लाइफ है, इसकी मतलब लाइफ कितनी होने वाली है? तो 5 साल की रहेगी, 5 ईयर तक वहाँ पे जो है ना ऑब्जर्वेशन। कहाँ से भेजा है सर? वही हमारे पास में सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, श्रीहरिकोटा। वहां से जो है ना हम लोगों ने इस मिशन को लॉन्च किया है, तो इसको याद कर लेना आप लोग। वैसे भारत के अंदर एक स्पेस सेंटर दूसरा और भी है, आपको पता होगा सतीश धवन के अलावा। वो कहाँ पे है आपका? वो कुलसेरपट्टिनम करके कुछ जगह है, तमिलनाडु के अंदर है। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुलसेरपट्टिनम करके कुछ जगह है, ठीक है। चलो आप कमेंट में बताओ तमिलनाडु की जगह है, और दूसरा स्पेस सेंटर वो कौन सा है बताना कमेंट में, ठीक है ना। आपका ये होमवर्क भी दे देता हूँ मैं।
चलो ये सवाल समझ में आ गया, ये पूरा आपको समझ में आ गया किस तरीके से स्टडी करेगा। एक्सपोसेट क्या होता है? वर्ड्स ओनली सेकंड एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जो मैंने अभी आपको बताया था 650 किलोमीटर के ऊपर इसको भेजा गया है, किस तरीके से एक्सरे जो निकलेगी उसका पूरा पूरा स्टडी करेगा ये, ठीक है ना। ये पॉलीएक्स मीटर मैंने बताया था, 2 इसके अंदर मैंने बताया था ना, 2 पेलोड इसके अंदर भेजे जा रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या है। पॉलीएक्स क्या है? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे होता है, मेजर एंगल एंड जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है इसकी रेंज को स्टडी करेगा। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग है, ये क्या करेगा? ये लो रेंज की जो है आपकी 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है इसको स्टडी करेगा। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। एमिशन ऑफ एक्सरे है, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेचर ऑफ एमिटिंग सोर्स है, कहाँ से निकली है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, सबको स्टडी करने के लिए जो है ना ये एक्चुअली स्पेक्ट्रेटर या हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्ट्रोक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोर्स कहाँ से निकल रहा है, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्सरे के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है सर? हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने तहरीक ए हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तहरीक ए हुर्रियत को जम्मू कश्मीर का गैर कानूनी संघ घोषित किया है, मतलब यूं कम समझिएगा, एक आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, इसके तहत गैर कानूनी घोषित किया, जिसको UPA के नाम से जाना करते हैं। आपने सुना होगा UAPA कानून, सुना होगा आपने UAPA, ठीक है ना। अनलॉफुल एक्टिविटी के नाम से जाना करते हैं इसको, इसका पूरा नाम भी यही होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है ये आपका। तो अनलॉफुल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए UAPA आया था आपका, और ये आया कब था पता है आपको? ये आया था 1976 को आया था, ये 1976 को आया था। इसमें टाइम पे संशोधन होते रहे हैं। लास्ट टाइम इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। लास्ट अमेंडमेंट इसके अंदर जो हुआ था ना वो 2019 के अंदर हुआ था UAPA के अंदर। और ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली जो है ना आपके सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा, ये मतलब ये कह सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आया किसी को गिरफ्तार किया तो उसके लिए आपके लिए एक अरेस्ट वारंट वगैरह है, उसके लिए कुछ नहीं है। ये डाउट के आधार पे भी जो है ना, किसी को सस्पेक्ट के आधार पे भी 180 दिन तक जेल में रख सकता है इस कानून के तहत। 180 डेज तक जो है ना जेल में रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये बस कोई गैर कानूनी गतिविधि है उन्हीं के लिए, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है उनको प्रिवेंट करने के लिए तो बनाया था, तभी तो नाम भी इसका यही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया तो इसी के लिए था आपका ये। तो समय समय पर जरूरत के हिसाब से इसमें संशोधन होते रहे, लास्ट 2019 के अंदर हुआ है। और इसको अभी गृह मंत्रालय ने ही कहा है कि तहरीक ए हुर्रियत है जम्मू कश्मीर का, इसको अभी जो है ना कहा गया है क्या कि ये गैर कानूनी गतिविधि संघ घोषित किया गया है आपका। वैसे ये एक हुर्रियत नाम की कॉन्फ्रेंस है जो 1993 में बनी थी आपकी, ध्यान रखना। एक हुर्रियत नाम की कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखना आप लोग। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है ना आपसे पूछ लिया जाए कब बनी थी, तो ये आपकी बहुत पुरानी 26 पार्टियों के साथ में जो ना स्टार्टिंग में बनी थी आपकी, और ये बनी थी 1993 के अंदर। 1993 में उस टाइम पे इसमें 26 पार्टी और थी आपकी। 26 पार्टी के नाम तो बहुत लंबे चौड़े हैं, या तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ 26 पार्टी बनी थी आपकी, ध्यान रखना। इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया, और इसको मॉडिफाई किया गया 2004 में। 2004 में मॉडिफाई करके इसी के अंदर से निकला था ये तहरीक ए हुर्रियत, ठीक है ना। तहरीक ए हुर्रियत, ये नाम थोड़े से ना ऐसे हैं कि आपको थोड़ा जुबान पे टच रहना मुश्किल हो जाता है, थोड़े से लेंथी नेम है, या कह सकते हो थोड़े उर्दू के नेम है, तो करके थोड़ा याद करना हो सकता है टिपिकल हो, लेकिन बस देखो ये छोटे छोटे जो जरूरी चीज़ है उनको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तहरीक ए हुर्रियत है ना, उसको बनाया किसने था? इसको बनाया था सैयद अली ने बनाया था, ठीक है ना। ये पर्सन को इंपॉर्टेंट है क्या सर आप बता रहे हो? हाँ, पेपर में इंपॉर्टेंट है ये, सैयद अली के द्वारा। ये पाकिस्तान के तीसरे ऐसे पर्सन थे जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, तो करके इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऐसे पर्सन थे जिनको पाकिस्तान से सर्वोच्च सम्मान मिला था आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन है ये, पाकिस्तान के थर्ड पर्सन थे जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान बता सकते हो कौन सा होता है वो? चलो कमेंट में बताइएगा आपको सबसे बड़ा सम्मान कौन सा मिला था आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इसके भी टुकड़े हुए थे। हुर्रियत जो तहरीक ए हुर्रियत है ना, इसको 2005 के अंदर इसके 2 टुकड़े हो गए थे। 2005 में जो है ना इसके 2 टुकड़े हुए थे। एक इसमें बना था नरमपंथी बना था, एक इसमें बना था गरमपंथी। एक नरमपंथी बना था, एक गरमपंथी बना था।
मतलब एक नरम स्वभाव वाले, एक गर्म स्वभाव वाले। ये एक्चुअली जो सैयद अली है ना, ये इस गर्मपंथी के ही तो अध्यक्ष थे। गर्मपंथी के अध्यक्ष सैयद अली थे आपके, ठीक है ना। मीरवाइज करके एक पर्सन थे, ठीक है ना, मीरवाइज करके पर्सन थे, वो गर्म नरमपंथी के अध्यक्ष में आते थे। तो ये गर्मपंथी से रिलेटेड थे, मतलब जो एग्रेसिव इन नेचर के होते ना, उस टाइप के थे। तो अभी इनकी जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जम्मू कश्मीर के चलते हुए, उनके चलते हुए इनको जो है ना अभी हाल ही में क्या किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत कह सकते हो आप लोग, गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया, एक डिपार्टमेंट ऐसा घोषित कर दिया, कहते ये आतंकवादी क्षेत्र है, कह सकते हो आप लोग ये, ठीक है। एक लखबीर सिंह है, उनको भी भारत सरकार ने अभी रिसेंटली आतंकवादी घोषित किया है, याद हो तो आपको, तरन तारण पंजाब के हैं वो, लखबीर सिंह, याद कर लेना, उनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, लखबीर सिंह। लखबीर सिंह है, ये है कहाँ के, ये हैं तरन तारण पंजाब के हैं, ये तरन तारण पंजाब के हैं। इनको भी भारत सरकार ने अभी रिसेंटली आतंकवादी घोषित किया है, तो चर्चा में चल रहे हैं ये भी। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से जो है ना अस्वीकार कर दिया है, ठीक है ना। एक्चुअली मतलब इन्होंने क्या है, फॉर्मली उसका जो था ना, उससे मना कर दिया है, ठीक है ना। ये औपचारिक रूप से अस्वीकार, ए लिखना था, ये सह लिखा गया, अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया है, ठीक है ना। और ये अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया। टोटल 6 देशों की बात हुई थी, 6 में से अर्जेंटीना जो है ना बाहर हो गया। अर्जेंटीना जो है ना औपचारिक रूप से अब नहीं मिलने वाला, औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है, यूं कह सकता हूं, मना कर दिया है ये, ठीक है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया तो मिल कौन सा गया, इजिप्ट मिल गया, इथोपिया मिल गया, ठीक है ना। कौन सा मिल गया, इजिप्ट मिल गया, ठीक है ना, इथोपिया मिल गया, ठीक है ना, इजिप्ट मिल गया, इथोपिया मिल गया। और कौन से दोस्त मिले, एक मिला है आपका यूएई मिल गया, यूनाइटेड अरब अमीरात मिल गया। एक ईरान जो है ना इसके अंदर, ईरान भी इसके अंदर शामिल हो गया सर, हाँ हो गया। एक कौन सा हो गया, एक सऊदी अरब भी हो गया इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 टोटल 6 की बात हुई, 6 में से अर्जेंटीना तो रह गया आपका। तो ये ईरान है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, ये भी मिल गया आपका। तो ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, और ये 5 देश अभी के लिए इसमें मिल चुके हैं। 40 देश और भी इस ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, बता देता हूं मैं आपको। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप जानते हो, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। ये टोटल आपके जो है ना देश हैं, ये याद कर लेना। अच्छा, ब्रिक्स का जो सम्मेलन है आपका 15th नंबर का सम्मेलन जो है ना आपका, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना। 15th नंबर का सम्मेलन जो है ना इसका, वो हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। 16वां सम्मेलन जो है ना वो कहाँ पे, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। और 16वां सम्मेलन जो है ना वो कहाँ पे होने वाला है, वो रूस के अंदर होगा आपका। 16th सम्मेलन इसका कहाँ पे होगा, रशिया के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, रशिया के अंदर, ठीक है ना। एक काइजन करके नाम की जगह है रशिया के अंदर, ठीक है ना, काजान भी बोलते हैं, काजान, यहाँ पे होगा आपका ये। इनका एक बैंक भी आपको पता होगा जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कोविड के अंदर जो है ना इस न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इन सभी पार्टनर कंट्रीज को $1-1 मिलियन जो है ना उसकी सहायता भी दी थी कोविड के ड्यूरिंग, अगर बात की जाए तो आपका। शंघाई चाइना के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रख सकते हो आप लोग। अर्जेंटीना में मना किसने किया था, जेवियर मिलई ने मना किया था, ठीक है ना। जेवियर मिलई कौन है सर, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है, इन्होंने मना कर दिया इसमें शामिल होने से, ठीक है। चलिए सर, ये भी याद रखना। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का 3रा चरण स्टार्ट किया है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का 3रा चरण अभी हाल ही में किसने स्टार्ट किया है, तो देखो क्या है कि भारत के अंदर आपको पता होगा एक आयुष्मान भारत योजना चलती है। आयुष्मान भारत योजना जो है ना वो उड़ीसा के अंदर लागू नहीं है, तो इसको उड़ीसा ने लागू किया है। अब देखो आयुष्मान भारत योजना जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सालाना पर पर्सन को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता है। कैशलेस सुविधा होती है। कैशलेस का मतलब जानते हो ना क्या होता है, मतलब वहां जाने पे आपको, देखो बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम होती है जहां पे जाने के बाद एक बार आप पैसे दे दो, जैसे 2 लाख का इलाज हुआ है, आपका खर्चा लगा है, एक बार आप अपनी जेब से 2 लाख दे दो, बाद में आपको पैसा 2 लाख मिल जाएगा। पर यार गरीब आदमी के पास 2 लाख थोड़ा ना होते हैं ऑन द स्पॉट, तो ये कैशलेस है। कार्ड दिखाइएगा, काम हो जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, हो सकता है आपका बना भी हुआ हो। आयुष्मान भारत योजना आंध्र प्रदेश में भी लागू नहीं है वैसे तो, पर उड़ीसा में भी नहीं है। तो इनकी एक योजना है, ध्यान रखना, सेम टाइम इनकी स्टार्ट की गई थी। तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है ये, जिसका नाम आपको याद रखना है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है ये। और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ये कब स्टार्ट की गई थी, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है इसको 2018 में, हालांकि ये भी आयुष्मान भारत भी 18 में आई थी, ये भी 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी। दोनों में सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, 5-5 लाख है। फिर अलग क्यों अपनाया, क्यों नहीं सर? एक फर्क है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में अगर कोई महिला बीमार हो जाती है ना, कोई महिला बीमार हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाएगा।
इतना ही फर्क है। आयुष्मान भारत में चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको 5-5 लाख ही है। लेकिन अगर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में कोई महिला बीमार होगी ना, तो उसको 10 लाख रुपए तक का जो है ना ये लाभ मिलेगा। ये याद रखना, कितना लाभ मिलेगा उसको, 10 लाख तक का लाभ मिलेगा उसको, याद रखिएगा आप लोग। तो इस करके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका याद करने वाला सवाल यहाँ पे बन जाता है आपका, ठीक है। सो आई गेस तुम समझ गए होंगे। बीजू, और इसमें कार्ड बनते हैं, नवीन कार्ड बनते हैं। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री, इस करके बीजू यहाँ के इनके पिताजी का नाम था, इस करके मतलब वो पूरा एक सीक्वेंस है याद करने वाला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मीरा मांझी के घर का दौरा किया था, जो उज्ज्वला योजना की 10वीं करोड़ लाभार्थी है। और उज्ज्वला योजना के निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय चलाता है? आप लोगों ने सुना होगा उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी, पता आपको? उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई से स्टार्ट हुई थी, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी बलिया से। बलिया कहाँ पड़ता है सर? बलिया पड़ता है यूपी, ईस्टर्न यूपी का एक पार्ट है आपका बलिया, यहाँ से स्टार्ट की गई थी ये। और यूपी बलिया से स्टार्ट हुई ये योजना आती है किसके अधीन? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आती है, जिसमें महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना को 100% अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, इसने 100% इसको अपनाया सबसे पहले, ठीक है। और अभी रिसेंटली 10वीं करोड़, मतलब टोटल 10 करोड़ जनता हो चुकी है इसके तहत, और 10वीं करोड़ महिला के घर पे गए, ठीक है ना, जिनका नाम है मीरा मांझी। अयोध्या में मोदी जी ने वहां जाके उनसे चाय भी पी, तो आप समझ सकते हो चाय से तो वो कितने राजी है ही हैं अपने आप में। चाय से राजी इसलिए हैं क्योंकि खुद पहले उनका अपने आप में एक चाय का ही व्यापार था, कह सकते हो आप लोग। इस करके 10वीं करोड़ इनके घर गए, और अयोध्या के अंदर ही रहती है ये, ठीक है। तो करके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे जो ये यूपी बलिया ना, गंगा नदी यहाँ से निकल कर बिहार में प्रवेश करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और उज्ज्वला योजना को भी आपको पता हो तो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 2023-24 तक थी, अब 2023-24 से लेके 25-26 तक बढ़ा दिया इसको। तो 2023-24 से लेके इसे 2025-26 तक जो है ना इसको बढ़ा दिया गया। आगे इलेक्शन भी तो आने वाले, फर्क भी पड़ता है। और टारगेट पता क्या है? टारगेट ये है कि इन 3 सालों में जो है ना हम लोग 75 लाख और कनेक्शन देंगे हम लोग। 75 लाख, और 10 करोड़ तो अब हो ही गए, 75 लाख 3 सालों में कहते और कनेक्शन दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी मोदी जी घर गए थे, वहाँ पे चाय वाय पी थी, चाय पे चर्चा की थी, ठीक है ना। तो मतलब सौभाग्य कहिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे, ठीक है ना, कि ऐसे घर में जाना, ऐसे लोगों के लिए पीएम देश का राजा सीधा घर जाके उनकी बनी हुई चाय, ठीक है ना, मतलब आप ये फोटो देखिएगा, उनकी बनी हुई चाय पी रहे हैं। तो आई गेस ये एक बहुत बड़ी बात लग रही होगी मुझे, ठीक है, और आपको भी शायद लग रही होगी अपने आप में। हाल ही में 16वां वित्त आयोग बन गया है, आपको पता होगा 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है ना बन गया है। और अभी 15 चल रहा है, उनके एन.के. सिंह है, ठीक है ना, एन.के. सिंह का पूरा नाम लेके तो अब है, लेकिन अभी जो बनेंगे उनका नाम क्या होगा? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है ना ये 16वें वित्त आयोग के अभी के लिए चुन लिए गए हैं। बहुत फेमस ये सवाल हो सकता है आपके लिए। अच्छा, बहुत फेमस सवाल हो सकता है, क्यों सर? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो आपका नीति आयोग है, NITI नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ही बने थे, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ही बने थे, ध्यान रखना आप लोग। और अब कौन है कमेंट में बताइए, और अब कौन से नंबर के चल रहे हैं सारे सीक्वेंस में बता दीजिएगा, चलो आप लोग। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे यही आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ये आपके। G20 के शेरपा भी रह चुके हैं ये पर्सन, ठीक है ना। G20 के शेरपा मतलब भारत का रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना G20 के, बहुत एक अच्छा इनके साथ में एक्सपीरियंस है ये। अच्छा सर, 16वां वित्त आयोग कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 15वां कब खत्म हो रहा है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 15वां खत्म हो रहा है, उससे अगले दिन 16वां चलेगा। 15वां खत्म हो रहा है आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। तो 16वां कब से स्टार्ट हो जाएगा सर? 16वां स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2026 से जो ना स्टार्ट हो जाएगा आपका 16वां। और सर पहले से अपॉइंट कर दिया, और क्या, ऐसे तो पूरा प्रोसीजर होता है इसका। सर ये वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है, कौन से आर्टिकल में काम करता है हमारे? हाँ, तो ये हमारे आर्टिकल में काम करता है, आर्टिकल नंबर 280 है, पॉलिटी का आर्टिकल है 280, उसके तहत काम करता है ये। सर ये क्या करता है ये जो टोटल टैक्स आता है ना, उस टोटल टैक्स को स्टेट में इक्वली बांटता है। बस इसका काम ये है कि जो टैक्स होता है ना, उस टैक्स को स्टेट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका होता है ये ध्यान रखिएगा आप लोग, टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। सर इसके सचिव कौन बने? सचिव इसके बने ऋत्विक पांडे। ये ऋतिक पांडे लिखा गया गलती से, ऋत्विक पांडे है, ठीक है ना, ऋत्विक पांडे है, इसके सचिव बने हैं।
सचिव ऋत्विक पांडे होंगे और अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया है, सिंपली याद कर लेना। इसमें वैसे एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं ये, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को सिंपली याद रख लेना चाहिए। हाल ही में निम्नलिखित में से क्वे वेम्पू नेशनल 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्रेंदु मुखोपाध्याय, ठीक है ना। ये एक अवार्ड है आपका और ये एक साउथ का एक बहुत फेमस अवार्ड है। इसमें 5 लाख रुपए जो है ना वो आपको एक्चुअली दिए जाते हैं। कन्नड़ के लेखक है, 5 लाख रुपए नगद अवार्ड है, सिल्वर मेडल का सर्टिफिकेट भी मिलता है आपका। और वैसे ये श्रेंदु जो है ना ये एक्चुअली एक बंगाली लेखक है और ये पहले बंगाली लेखक है जिनको ये अवार्ड मिला है ये। और ये ध्यान रखना इस अवार्ड के 11वें लेखक है, वैसे बंगाल में पहले ही कह सकते हो आप लोग। और कुवेम्पू के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, तो बहुत फेमस है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। चलो अगला सवाल है कि FIH हॉकी 5S विश्व चैंपियनशिप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? ओमान के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ओमान के अंदर। तो चलो दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं यहीं पे अलविदा आपसे ले लेता हूँ। इतना ही इस सेशन को रख लेते हैं हम लोग। हम मिलेंगे किसी और सेशन के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ढंग से, बहुत चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होकर समझ में भी आई होगी। तो मैं पढ़ाऊँगा आपको और अच्छे से आगे चीज़ों को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच डियर।